हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी बीईओ के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 16 अगस्त को है। तो ये 16 अगस्त को जो एग्ज़ाम है, इसमें सिर्फ अब 10 दिनों का समय बचा हुआ है। तो अब आपकी जो तैयारी है वो आखिरी पड़ाव पे होगी। तो इसलिए अब यहाँ पर हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट का आज पहला है ये वीडियो। इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि सारे सब्जेक्ट इसमें होंगे। वो आपका चाहे मैथ हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 50 जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पॉर्टेंट होंगे। आप लोग एक बार ज़रूर देखिए इस वीडियो को पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। और एक इसकी है जो पीडीएफ, जो इसकी पीडीएफ होगी वो भी आपको इसमें मिल जाएगी, लेकिन ये लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पहला देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारणा क्षमता का घटता हुआ क्रम। देखिए ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। ये प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारणा क्षमता का घटता हुआ क्रम इसमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपको लिखा हुआ है, मृत्तिका, गाद, बालू, मृत्तिका, बालू, गाद, बालू, गाद, मृत्तिका, गाद, बालू, मृत्तिका। तो इसका जो सही ऑप्शन आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। ईमानदारी से आप लोग अपने जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आप लोग एक उसमें नोटबुक में लिख लीजिए, और उसी हिसाब से हम आपको आंसर भी देते रहेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट करके अपने नंबर ज़रूर बताइए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, मृत्तिका, गाद और बालू। ठीक है, जो जल धारण करता है वो सबसे ज़्यादा बालू करता है, फिर उसके बाद गाद करता है, फिर मृत्तिका करती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हारमुज जल संधि पाई जाती है। हारमुज जल संधि पाई जाती है। देखिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आपके गलत होते हैं तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो हारमुज जो जल संधि है वो कहाँ पाई जाती है। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, काला सागर तथा मृत सागर के बीच में, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में, अरब सागर एवं लाल सागर के बीच में, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में। तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए एक बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में। ठीक है, हारमुज जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यह आप लोग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है इसके बारे में। ठीक है, देखिए पहला है साइप्रस का बगदाद, लेबनान की बैरूत, तुर्की का अशखाबाद, यूक्रेन की अकमोला। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो आप लोग जल्दी से आप लोग करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। इसका जो सही आंसर है वो है लेबनान बैरूत में। अभी यहाँ पर आग लग गई थी तो काफ़ी लोग इसमें जल के मर गए थे। ठीक है, लेबनान बैरूत ये सही सुमेलित है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चौथा है हमारी, एक मिनट, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य को कितना समय लगता है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने को कितना समय लगता है। तो इसका समय लगता है वो होता है 25 करोड़ वर्ष लगता है। कब लगता है, 25 करोड़ वर्ष। तो आप लोग जल्दी से अपने आंसर को लिखते जाइए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। ठीक है, नंबर 1 है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग, महानदी ब्राह्मणी नदी जलमार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। तो इसका सही आंसर आप लोग हमें जल्दी बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो 1 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो इसका जो सही आंसर है जल्दी से आप लोग लिख के बता दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है कानपुर में। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिए। ठीक है, आप लोग अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद जब मैं आंसर दूंगा तो आप लोग राइट या रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, उसको फिर आप लोग हमें कमेंट करके अपने नंबर ज़रूर बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो भारत में कौन से 2 बड़े राज्य हैं जो लौह अयस्क से संपन्न हैं? ऑप्शन देखेंगे, बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका जल्दी से सही आंसर बताइए आप लोग। जो कौन से वो 2 बड़े राज्य हैं जहाँ पे लौह अयस्क सबसे ज़्यादा होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है ये देखना है हमको। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में स्थापना का वर्ष, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, प्रवर्तन निर्देशालय 1956। देखिए, ये जो प्रवर्तन निर्देशालय है इसकी आप लोग एक स्थापना दिवस ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1985 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, बाकी जो है ये गलत है। ठीक है, बाकी ये सही है सारे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, प्रवर्तन निदेशालय 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो इसका सही आंसर हमें जल्दी से बताइए आप लोग। अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 233। तो जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 233। क्या होगा? अनुच्छेद 233। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो संविधान में जो जिला न्यायाधीश है ये कौन से भाग में आता है? ये भाग 6 में आता है। कौन से भाग में आता है? भाग 6 में आता है। ठीक है, इतना याद रखिए आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्ष का 14वां सम्मेलन COP14 का कहाँ संपन्न हुआ था? COP14 जो है कहाँ संपन्न हुआ था? हैदराबाद, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका जल्दी से सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ये हुआ था 9 से 11 सितंबर के बीच में 2019। ठीक है, 9 से 11 सितंबर के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है, आमों से भरी एक पेटी का वजन 150 किलोग्राम है, जबकि उसके भीतर 8 छोटी छोटी पेटियां हैं जिनमें प्रत्येक में बराबर बराबर वजन के आम रखे हुए हैं। अगर खाली पड़ी पेटी का वजन 6 किलोग्राम है और प्रत्येक खाली पेटी का वजन 2 किलोग्राम है, तो प्रत्येक छोटी पेटी में रखे आमों का वजन कितना होगा? देखिए, आप लोग एक बार स्टॉप कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग करिए। ठीक है, तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप लोग स्टॉप करके अपना क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 16 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट है, एक आदमी 2 दिन कार्य करने के पश्चात 1 दिन विश्राम करता है, पुनः 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है तथा यह क्रम चलता रहता है। प्रतिदिन कार्य करने पर उसे 100 रुपये मिलते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक यह काम वह
सोमवार से शनिवार तक वह कितना कमा लेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले स्टॉप कर लीजिए और पूरा आप लोग सॉल्यूशन लिख के आप लोग अपना रख लीजिए, उसके बाद में हम आंसर बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 400 रुपये। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 5 संख्याओं का माध्य 8 है और अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 6 है तो पहली 2 संख्याओं का माध्य कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग एक स्टॉप करके इसको क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन कौन सा है, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है, सबसे बड़ा पूर्णांक है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप लोग एक बार स्टॉप करके और अपने को मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर हम बताते हैं। उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 10 होगा इसका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो कितना शेष बचेगा इसमें, दो जल्दी से आंसर बताइए हमें, कितना बचेगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक समीक्षा 2018-19 में वर्णित ब्लू स्काई थिंकिंग यानी नीले गगन के समान विस्तृत विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है। तो ब्लू स्काई थिंकिंग ये क्या है, किससे मतलब संबंधित है, तो जो ये संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक विचार युक्त आर्थिक नीति निर्माण। ठीक है, क्या है, रचनात्मक विचार युक्त आर्थिक नीति निर्माण। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है, तो ये कौन सी होगी, ऑप्शन ए माने M1। ठीक है, आपने NCERT अगर पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण पूछा है इसमें। ठीक है, स्थापना नहीं पूछी है इसमें, राष्ट्रीयकरण पूछा है। तो राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, 1969 में। किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1949 में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1949 में हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 19 क्वेश्चन, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि वे बर्फ़ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की, इसमें पूरा ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो डी होगा वो होगा सही। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि आपने देखा होगा बर्फ़ जम जाती है तो नीचे जो होता है ऑक्सीजन रहती है 4 डिग्री सी के टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की क्षमताओं में शामिल है दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र, हवा से हवा में मास्क प्रक्षेपास्त्र, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। माने जो अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर है उसमें दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र, हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, ये सारे हैं इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 होगा, अक्टूबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच ने भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, ये कहाँ आयोजित हुआ था। अक्टूबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच ने भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, यह कहाँ आयोजित हुआ था।
तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में आयोजित। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 22 क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2020 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक से बाहर हो गया? कौन ओपेक से बाहर हो गया था? नाइजीरिया, कागो, इक्वाडोर, कुवैत। तो कौन हो गया था बाहर? तो इसका सही आंसर है इक्वाडोर। इक्वाडोर है जो वो ओपेक से बाहर हो गया था 1 जनवरी 2020 से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 23। बहुधा समाचारों में रहने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का मुख्यालय कहाँ पे है? FATF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जो है ये है पेरिस में। कहाँ पर है? FATF का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान स्थिति के अनुसार शनि के कितने चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है? वर्तमान स्थिति के अनुसार शनि के कितने चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है? 62, 72, 82, 92। तो कितने हो गए? 24 में का कितना होगा आंसर? 82। ठीक है, सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मरीचिका जो होती है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कारण। ठीक है, इसके बाद 26 देखेंगे हम। 26 क्वेश्चन को देखेंगे। इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को क्यों चुना? ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में क्रेटर है जिनमें प्रारंभिक और प्रणाली के जीवाश्म साक्ष्य हैं। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की तुलना में यह किफ़ायती था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ठंड कम थी, अतः यहाँ प्रयोगों का संचालन सुविधाजनक था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी का न होना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी ध्रुव में क्रेटर है जिनमें प्रारंभिक सौर प्रणाली के जीवाश्म साक्ष्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। 27 क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 34 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटेम स्पीकर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है स्पीकर के अनुपस्थित में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थापन रूप से स्पीकर का कार्य करना जबकि स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है या नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, एक मिनट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, इसका जो मेन इसका काम होता है वो होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 29वां देखेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़े से जो ऑप्शन है वो उस तरफ चले गए नेक्स्ट पेज में, तो हम लोग देख लेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। ठीक है, इसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें होगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, एक मिनट, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपस्थितीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो देखो आपने देखा होगा, सारे ऑप्शन देख लिए होंगे। ठीक है, वो एक बार आप लोग उसको स्टॉप करके वो ऑप्शन लिख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद ये सब करके देख लेना इसको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी सभी चारों। ठीक है,
चारों जो स्टेटमेंट है वो सही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 30 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो कौन सा जो एक नीति निर्देशक तत्व है जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया? ठीक, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 31वां क्वेश्चन होगा। ए और बी कवि और विद्यार्थी हैं, बी और सी पहलवान हैं तथा विद्यार्थी हैं, डी और सी विद्यार्थी और व्यापारी हैं, ए और ई समाजसेवी हैं, बी सी तथा ई पहलवान हैं, ए बी तथा डी कवि हैं, कौन कवि, पहलवान और विद्यार्थी है? तो देखिए, इसको आप लोग स्टॉप कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका जो हम आंसर बता देते हैं आपको, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 11वें स्थान पर है तथा सीमा दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बताएं कि कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसको आप लोग एक बार स्टॉप कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। दिए गए कथनों का सही अनुमान है। कुछ पक्षी हाथी हैं। ठीक है, कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं। ठीक है, कुछ पक्षी, अब इसका अनुमान क्या है? कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं, कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। और इसके बाद जो उसके ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, स्टॉप करके आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, केवल अनुमान ए निकलता है, केवल अनुमान बी निकलता है, दोनों अनुमान ए और बी निकलते हैं, ना तो अनुमान ए निकलता है ना ही बी निकलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हम आपको बता देते हैं, रुक जाइए एक मिनट, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो अनुमान ए निकलता है, एक मिनट, ना तो अनुमान ए, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ना तो अनुमान ए निकलता है और ना ही बी निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। अगली संख्या क्या होगी? 6, 24, 60, 120, 210, इसके बाद कौन सी होगी? तो इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 336। ठीक है, इसके बाद 35 देखेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? तो 35 होगा अनुच्छेद ए। ठीक है, ये है विधि के समान समानता होती है सभी के। ठीक है, तो ये नियंत्रण लगाता है समानता का, समता का अधिकार, जो हम लोग 14 से 18 के बीच में पढ़ते हैं। तो 14 का मतलब होता है विधि के समक्ष सभी को समान रूप से देखा जाए। ठीक है, 36वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी आर अम्बेडकर। क्या होगा? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे हम लोग, एक मिनट। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। इसका आंसर है नीरज कुमार गुप्ता समिति। नीरज कुमार गुप्ता समिति जो है वो कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इस समिति का गठन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो था इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इसके बाद आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है लघु एवं बृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता,
निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39वें का क्या होगा? 39वें का होगा बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा, सेबी द्वारा। तो किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है। इसके बाद हाँ नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो इसका जो होगा वो है राष्ट्रीय आय से। ठीक है। हिंदू वृद्धि दर जो किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। इसके बाद 42 देखेंगे। 42 है, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है खिलाफत आंदोलन की। किसकी थी? खिलाफत आंदोलन की। ठीक है। इसके बाद 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर, ये सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जल्दी से हमें बताइए जल्दी से। 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ सबसे पहले आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद अल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निदेशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो इसमें से सही आंसर हमको जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी की से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये गलत है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 45 है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? जल्दी से आप लोग हमें बताइए। तो ये हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। ठीक है। चलिए ये तो हो गया। हाँ अच्छा 46 रह गया था। ठीक ठीक ठीक। ठीक है 46 देखेंगे हम। 46 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 में देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन नीली क्रांति, मत्स्य पालन श्वेत क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। तो इसमें आप लोग जल्दी से अपना कूट मतलब भर के और इसका जल्दी से आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ए का पहला माने हरित क्रांति से, बी का तीसरा यानी श्वेत क्रांति, सॉरी दुग्ध क्रांति जो है वो श्वेत क्रांति है। ठीक है। सी का दूसरा यानी नीली क्रांति मत्स्य पालन, उर्वरक जो होगा भूरी क्रांति से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन जो है उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैदिक कृषि से, वनोन्मूलन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है 47 का बी, केवल 2 यानी वनोन्मूलन। ठीक है। इसके बाद 48 देखेंगे हम, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद 49 देखेंगे। 49 है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में को प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। तो सही क्रम में जल्दी से प्रस्तुत कीजिए। 49 का डी, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। ठीक है, यही है। इसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन है, भारत का विस्तृत है, भारत विस्तृत है
तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और इसकी जो आपको PDF है, ठीक है, आंसर सहित, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम जो चैनल है वो हमारा टारगेट, आप लोग जब सर्च करेंगे टारगेट UP PCS 2020, क्या सर्च करेंगे टारगेट UP PCS 2020, तो आप लोगों को पहला ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें हमारे अभी तक जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारा जो परिवार है वो 32 लोगों का है। तो वहाँ पे ये जो जितने सब्सक्राइबर है वो उसी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।